नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और इस वीडियो में बात करता हूं जनरल स्टडी और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन की, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं और आपके सिलेबस का पोर्शन है करंट अफेयर और जनरल स्टडीज। इसमें आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और लास्ट में वीडियो के एंड में अपना स्कोर लिखना मत भूलिए, ताकि मुझे पता लग सके कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरह आपकी प्रिपरेशन चल रही है। उस बेसिस पे फिर मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन तैयार कर सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, विद रेफरेंस टू मधुबनी पेंटिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है और उसके बारे में यहाँ आपके पास दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है, दिस आर्ट फॉर्म इज प्रैक्टिस ओनली इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार। यानी कि इस पेंटिंग के बारे में बोला जा रहा है, बिहार का जो मिथिला रीजन है, क्षेत्र है, उस एरिया में ही इसे प्रैक्टिस किया जाता है, ये बोला जा रहा है बिहार के अंदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, द पेंटिंग थीम एंड डिजाइन हाईलाइट रीजनल बिलीफ ओनली। यानी कि मिथिला पेंटिंग के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजियस चीजें हैं उसी चीज को रिफ्लेक्ट किया जाता है, इसके अलावा किसी और चीज को नहीं देखा जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट है और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों वो समझ लेते हैं। जैसे आपको ये बोला गया कि ये पेंटिंग सिर्फ मिथिला रीजन बिहार के अंदर ही होती है, ये बात गलत है। ये बिहार के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल, तो नेपाल और बिहार दोनों के अंदर ये पेंटिंग होती है। यानी कि नेपाल के लोग भी और बिहार के भी लोग, दोनों के दोनों इस पेंटिंग को उनका कल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अच्छा, इस पेंटिंग के अंदर क्या होता है, लॉर्ड कृष्णा, राम, लक्ष्मी, शिवा, दुर्गा, मां सरस्वती, इन सबको थीम बना करके पेंटिंग की जाती है। इसके अलावा ये तो वही रिलीजियस बात हो गई, इसके अलावा रिलीजियस चीज को छोड़कर और भी दूसरे डिजाइन पे भी फोकस किया जाता है, जिसमें सूरज और चांद के ऊपर भी बनाया जाता है, तुलसी की भी पेंटिंग की जाती है। उसके अलावा शादी वगैरह कोई सीन है उसके रिगार्डिंग में भी पेंटिंग की जाती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सिर्फ रिलीजियस थीम को ही नहीं बल्कि और भी दूसरी चीजों के ऊपर भी फोकस किया जाता है और इसके ऊपर अलग अलग तरह के डिजाइन या मैथमेटिकल शेप को भी यूज किया जाता है। यानी कि ये कहना कि भाई ये सिर्फ रिलीजियस पेंटिंग है या रिलीजियस चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, गलत है। ये रिलीजियस के साथ साथ ज्योमेट्रिकल पैटर्न को भी और बाकी दूसरी चीजों को भी, नेचर को भी रिफ्लेक्ट करता है अपनी पेंटिंग के माध्यम से। यानी कि हमारे जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। और मेनली जो पेंटिंग की जाती है ये लेडीज के द्वारा, यानी कि वुमेन जो इस रीजन के अंदर है, यानी कि बिहार का मैथिली वाला क्षेत्र और नेपाल वाला जो एरिया है, उस एरिया में ये पेंटिंग सबसे ज्यादा होती है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। अच्छा, इस पेंटिंग के बारे में मैं और बोलूंगा। अगर आपको ज्यादा जानना है ये पेंटिंग क्या है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस वीडियो से आप देख सकते हैं कि आखिर ये मिथिला पेंटिंग होती क्या है। इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि किस टाइप से पेंटिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, रिगार्डिंग द क्रिटिकली ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कुछ स्टेटमेंट आपको दे दी गई है। स्टेटमेंट नहीं, ऑप्शन आपको दे दिए गए और आपको ये बताना है कि भी कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, क्रिटिकली जो आपको ऑब्जर्व करके इन सब के बारे में बताना है कि सही चीज क्या है इसके बाद। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है, इट इज द कंडीशन वेयर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इज एग्जॉस्ट। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब यह होता है जितने भी न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं उसको एक साथ एग्जॉस्ट किया जाता है। मैक्सिमम जितना भी लिमिट जितनी भी होती है उसे मैक्सिमम लिमिट को एग्जॉस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए में ये बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है द न्यूक्लियर फ्यूल इनसाइड अ रिएक्टर सस्टेन फिशन
चेन रिएक्शन, यानी कि इसके अंदर अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर रिएक्टर की, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इसमें क्या होता है, एक चेन क्रिएट कर दी जाती है और ये सस्टेन किया जाता है किसी चीज के अंदर। अब बाद में जब इसको यूज किया जाता है तो एक तरह से ये बोल दीजिए कि भी चेन में ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है इट इज द कंडीशन ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट लीडिंग टू फैटल रिएक्शन इन द एटमोस्फियर, यानी कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है एक तरह से एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में क्या होता है, फेटल रेडिएशन होता है, यानी कि रेडिएशन के थ्रू एटमोस्फियर में ये कंडीशन क्रिएट की जाती है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है द स्टेज इज स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड टू द प्रोड्यूस एन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन इन द न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन में जो अनकंट्रोल रिएक्शन करवाना ही जो करवाया जाता है उसी को हम न्यूक्लियर रिएक्टर बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में ये 4 स्टेटमेंट है, आपको ये चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर की। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन को चूज करके आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, एक्चुअल में ये क्या होता है, एक फ्यूल होता है, ठीक है, जिसे रिएक्टर में सस्टेन किया जाता है और जब इसे यूज किया जाता है एक चेन रिएक्शन क्रिएट करके, यानी कि 1 by 1 एक चेन क्रिएट होती है और उस चेन से फिर जो भी ब्लास्ट या जो चीज भी हमें करवाना होता है या इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए यूज करना होता है, जैसे भी यूज करना होता है हम यूज करते एक चेन करवा करके, यानी कि कह सकते हो रिएक्शन का एक चेन बनाया जाता है इसके अंदर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप थोड़ा और भी पढ़ सकते हैं कि भाई इससे कौन कौन सी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जो कि न्यूक्लियर पावर है जिनके पास, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका ने जापान में न्यूक्लियर बम है यानी हाइड्रोजन बम है वो गिराया था, ये सबको मालूम है, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए वो 2 बम कौन कौन से हैं। ये आप कमेंट करके आज मुझे बताइएगा कि वो कौन से 2 बम है जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो गिराया गया था। ठीक है, आपको उनका नाम बताना है कि एक्चुअली में उसका नाम क्या है। प्लेस के बारे में सबको पता है, किसने गिराया ये भी सबको पता है, लेकिन नाम क्या है ये बताना है आपने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है हालोरेचा ड्यू टू विच रिसेंटली हालोरेचा ड्यू टू विच रिसेंटली द लूनार लेक टर्न पिंक ऑफ अ काइंड ऑफ, यानी कि हालोरेचा के बारे में बोला जा रहा है जिसकी वजह से एक जो लोनार लेक है हमारी कंट्री के अंदर, लोनार लेक के अंदर जो उसका जो कलर होगा वो पिंक में कन्वर्ट हो गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ये होलार रेचा आखिर टर्म क्या चीज है, आपको ये बताना है कि होलार रेचा ये टर्म क्या है। होलार रेचा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जिसकी वजह से अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो लोनार लेक है हमारी कंट्री के अंदर उसका जो कलर है वो पिंक में कन्वर्ट हो गया है। आपको ये बताना है कि भी ये चीज क्या है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है एक तरह से बैक्टीरिया है, या हालोरेचा एक बैक्टीरिया बोला जा रहा है ऑप्शन ए में। बी में आपसे बोला जा रहा है ये फंगी है जिसकी वजह से लेक का पूरा कलर पिंक हो गया। सी में आपसे बोला जा रहा है लाइकेन है ये, ठीक है, इसकी वजह से ये कलर चेंज हुआ है। और लास्ट डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ये फन है। तो आपको ये बताना है 4 ऑप्शन में से ये होलार रेचा जो टर्म है जो अभी रिसेंटली न्यूज में भी चल रहा है जिसकी वजह से लोनार लेक का रंग जो वाटर का जो कलर है वो पिंक में कन्वर्ट हो गया, उसके पीछे जो रीजन तो पता लग गया आपको होलार रेचा है, लेकिन होलार रेचा टर्म है क्या चीज ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये एक तरह से बैक्टीरिया है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र के अंदर बुलढाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर एक लेक है जिसका नाम है लोनार लेक, और लोनार लेक में जो पानी है उसका जो कलर है वो पिंक में कन्वर्ट हो गया है इसकी वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से। और ये जो होता है ये एक तरह से ये जो बैक्टीरिया होता है ये साल्ट को यानी कि नमक को पसंद करने वाला एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से इसकी प्रेजेंस में क्या हुआ कि भी जो पूरा जो लेक है उसका जो कलर वो पिंक में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि भी ये तो पता लग गया आपको कि ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये भी पता होना चाहिए कि भी ये लोनार लेक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लोनार लेक कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद ये जो टर्म है लोनार लेक के बारे में, ये जो सामने जो टर्म आया है, हाँ, ये कहाँ से पता लगा। जैसे अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने इस चीज के बारे में डिटेल या खुलासा किया है। तो ये कुछ की टर्म्स हैं जो आपके बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें होलार रेचा बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है पिगमेंट प्रोड्यूस करता है ये बैक्टीरिया, और जिसकी वजह से ही पानी क्या हो जाता है, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये उस जगह पाया जाता है जहां पे साल्टी वाटर ज्यादा हो, उस एरिया में ज्यादा ये पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बुल फ्रॉग के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू द इंडियन बुल फ्रॉग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इंडियन बुल फ्रॉग क्या है इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है इट इज ए इन्वेसिव स्पीसीज, यानी कि एक तरह से स्पीसीज के बारे में आपसे बताया जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड में इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब होता है जो बहुत अटैकिंग नेचर का होता है, जो दूसरे स्पीसीज के ऊपर ज्यादा अटैक करता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है इट इज द लिस्टेड एज क्रिटिकल इंडेंजर, यानी कि इंडेंजर क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में इसे लिस्ट किया गया है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था और इस एक्ट के तहत इस स्पीसीज को प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो ये तीन स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3 यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सी का मतलब ये हुआ फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये एक तरह से स्पीसीज है, ठीक है, जो कि इन्वेसिव नेचर का है, यानी कि जो अटैकिंग नेचर का है, जिसका नाम है इंडियन बुल फ्रॉग। और ये क्या करता है, दूसरे बाकी जो स्मॉल स्पीसीज है उनको खत्म कर देता है, उस पर अटैक करता है, इस तरह आप समझ सकते हैं। और ये हमारी कंट्री में अंडमान निकोबार आइलैंड है, उस एरिया में ये पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट आपको ये बोला गया था कि भी क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में नहीं, ये क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में नहीं है, बल्कि ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर आता है अगर आप IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो यानी कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके तहत अगर हम बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर से डाला गया है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट ये बोला गया था कि भाई इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है जिसके तहत इसे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि शेड्यूल 4 जो इस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, जिसके अंदर जितने भी जानवरों को स्पीसीज को लिस्ट किया जाता है उन सबको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी की है और इस पे कोई हंटिंग नहीं हो सकती, यानी कि कोई इसका शिकार नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर पेनल्टी या कोई पनिशमेंट रखा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा सी। सी का मतलब ये होगा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, थोड़ा सा ये आप पढ़िएगा कि भी IUCN क्या है, IUCN की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और IUCN काफी एक्टिव रहता है अगर हम किसी स्पीसीज की बात करें तो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के कमेंट करिएगा कि भी क्या है नहीं है, इसकी थोड़ा हिस्ट्री में जाके थोड़ा सा इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है रिगार्डिंग डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क। ये एक नेशनल पार्क है, लोकेशन चलो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको ये तीन स्टेटमेंट दे दी गई है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है डिब्रू सेखोवा इज ए नेशनल पार्क एज वेल एज बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि ये नेशनल पार्क भी है और उसके साथ साथ ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला। सेकंड स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है इट इज द लार्जेस्ट स्वाइप फॉरेस्ट एरिया। स्वाइप मतलब आप कह सकते हो मैंग्रोव एरिया, जो फॉरेस्ट होता है ना, जैसे जहां दलदल वगैरह होता है, उसकी बात की जा रही है। और थर्ड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इट इज आइडेंटिफाइड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, यानी कि इसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कैटेगरी के अंदर भी डाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि भी ये डिब्रूगढ़ से आप समझ गए होंगे, ये असम के अंदर है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, अपर असम के अंदर, वहां इसकी लोकेशन है। तो डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क जो है, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसे पहले तो ये बोला गया कि ये नेशनल पार्क है, ठीक है। दूसरा आपसे ये भी बोला जा रहा है कि भी ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। और लास्ट में आपसे थर्ड स्टेटमेंट में ये तक बोल दिया गया कि भी ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। तो काफी फीचर है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, और काफी न्यूज में भी होता है। तो इस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भी इन तीनों स्टेटमेंट में से आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लोकेशन तो आपको पता लग गई कि अपर असम के अंदर ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसकी लोकेशन है डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ के आसपास, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नेशनल पार्क है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और सही आंसर क्या है ये बताइए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो लोकेशन की मैं बात कर रहा था, ये देखिए ये असम का मैप आपको दिख रहा है। असम के मैप में जो ये अपर असम है यानी कि डिब्रूगढ़, ये जो डिब्रूगढ़ एरिया दिख रहा है, डिब्रूगढ़ सिटी है असम के अंदर, ये डिस्ट्रिक्ट भी है और यहाँ पे बिल्कुल अपर असम में इसकी लोकेशन है। ठीक है, यानी कि डिब्रूगढ़ के साथ में जो तिनसुकिया भी एक डिस्ट्रिक्ट है और इसके आसपास ही ये अपर असम में इसकी लोकेशन है। ठीक है, क्योंकि मैं भी असम 3 और 4 ईयर लगभग अराउंड रह के आया हूं, तो थोड़ा इन सब चीजों के बारे में मुझे पता है और काफी इंपॉर्टेंट है कि भी असम वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नेशनल पार्क है यहाँ पे, बायोस्फीयर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ कुछ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन हैंड रेनो जो होता है, वन हॉर्न रेनो, उसके लिए फेमस है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मानस नेशनल पार्क भी यहीं पे ही है। मानस के अलावा आप बोल सकते हो दरांग नेशनल पार्क भी यहीं है। हाँ ठीक है, तो काफी सारी पवित्रा नेशनल पार्क, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पे ही है। तो खूब सारे ऐसे लोकेशन है जहाँ पे असम इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जैसे असम या नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। लिस्ट के अंदर जितने भी नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ठीक है, इस तरह की जितनी भी लोकेशन है उन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एक बार मैप देख लेंगे तो 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको आई होप सारा जितना भी ये टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि भी ये नेशनल पार्क भी है और इसके साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बिल्कुल सही बात है, ये नेशनल पार्क भी है और साथ के साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, जो कि चाइना से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के बाद ये बांग्लादेश वगैरह होकर के जो हमारी बंगाल की खाड़ी वहां गिरती है, तो उसके आसपास की रिवर के आसपास काफी सारे नेशनल पार्क है। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास है। ये उनमें से एक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया कि लार्जेस्ट स्वाइप फॉरेस्ट एरिया है। नहीं भाई, ये गलत है। क्यों गलत? इसलिए कि हमारी कंट्री के अंदर जो सुंदरवन एरिया है, यानी कि जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, उधर एक सुंदरवन जो डेल्टा क्रिएट होता है, वहां पे स्वाइप एरिया फॉरेस्ट जो लार्जेस्ट स्वाइप एरिया है वो वही है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी ये लार्जेस्ट है। यानी कि ये जो आपको बोला गया कि भी ये लार्जेस्ट स्वेप्ट एरिया है, बिल्कुल गलत है। कौन सा है वो सुंदरबन है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा, नेशनल पार्क के रिजर्व के अलावा भी ये एक और चीजों के लिए आइडेंटिफाई किया गया इसे, वो है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आपको बहुत सारी स्पीसीज मिल सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ बर्ड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिस वजह से ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने भी इसे नोटिफाई किया हुआ है एज ए इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरिया के रूप में इसे आइडेंटिफाई किया हुआ है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। बर्ड के अलावा और भी बहुत सारे जो स्पीसीज या जानवर यहाँ पे मिलते हैं, जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, लेपर्ड हो गया, ठीक है, जंगल कैट हो गया, बियर, स्मॉल इंडियन कैवेट और स्क्वेरल, ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन, तो हुकलुक गिवन, ये बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो कि इस नेशनल पार्क के अंदर आपको पाए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया, आंसर जो हो गया बी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि भी आपको कमेंट करना है कि आपका स्कोर क्या है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, IUCN क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, और मैंने एक क्वेश्चन और पूछा है आपसे कि भी जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिराए गए थे, उन बम का नाम क्या है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बस ये छोटा सा काम मैं आपको रोज बोलता हूँ। ठीक है, बस इतना ही करना है आपने, और प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।